नमस्कार, मैं हूँ नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं दर्श मीडिया न्यूज़। हमने आपको छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोगों की राय है वो सुनवाई, नेताओं की राय सुनवाई, लोगों से बातचीत पर आधारित आपको बहुत सारे जो आकलन है चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर वो दिए। लेकिन आज मैं बात करूँगी वहाँ की 11 लोकसभा सीटों पर कि किसके खेमे में कौन-सी सीट जा रही है और किसके क्या दावे हैं और किनके दावों में कितनी सच्चाई है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से बीजेपी यहाँ पर लोकसभा में हमेशा हावी रही है, कभी 9 सीट, कभी 10 सीट, इस तरह से जीतती रही है। लेकिन आज तक बीजेपी ने 11 की 11 सीटें वहाँ तब भी नहीं जीती, जब लगातार 15 साल भाजपा का वहाँ शासन था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कभी 1, कभी 2 सीट जीतकर वहाँ पर अपना नाम तो बचाती रही, लेकिन आज तक कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बनने के बाद लोकसभा चुनाव में कभी भी बहुत ज़्यादा सीटें वहाँ से नहीं जीती। इस बार जो दावे हो रहे हैं, भाजपा की तरफ से दावा है कि वो 11 की 11 सीट जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे को सच करने की कोशिश करेगी, जिसके तहत वो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि भले ही वो विधानसभा चुनाव में हार गई हो, लेकिन 5 लोकसभा ऐसी हैं जहां वो जीत दर्ज कर रही है और इस बार कांग्रेस भी इतिहास बनाने जा रही है। आइए इन सीटों को सीट दर सीट देख लेते हैं, किसमें कितना दम है, किसके दावों में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले बात उस सीट की जिस सीट को लेकर बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी आश्वस्त है कि ये सीट बीजेपी के खेमे में ही जाने वाली है। ये ऐसी सीट है जो आप बीजेपी प्रो मान सकते हैं। यहाँ पर पिछली बार भी बीजेपी 3.5 लाख वोटों से जीती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायपुर लोकसभा की, जहां से बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री बृजमोहन अग्रवाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायपुर लोकसभा की, जहां से बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता और कैबिनेट मिनिस्टर बृजमोहन अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने यहां के युवा नेता विकास उपाध्याय को अपना दावेदार बनाया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस क्षेत्र से अगर बृजमोहन अग्रवाल प्रचार नहीं भी करने जाते तो भी उनकी जीत पक्की थी। लेकिन उसके बावजूद बृजमोहन अग्रवाल ने इस क्षेत्र में जैसा चुनाव लड़ा है, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि पूरी 11 लोकसभा सीटों में एक यही वो सीट थी जहां पर बृजमोहन अग्रवाल ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है और सबसे बेहतरीन चुनाव प्रचार किया है, ये जानते हुए भी कि वो चुनाव जीत रहे हैं। इसका कारण यह है कि बृजमोहन अग्रवाल और उनके जो सहयोगी हैं और बीजेपी ये चाहती है कि ये सीट रिकॉर्ड मतों के अंतर से बृजमोहन अग्रवाल जीते। वहीं दूसरी ओर उनके सामने विकास उपाध्याय हैं जो कि युवा नेता हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल हैं। 2018 में विकास उपाध्याय ने राजेश मूणत जो कि उस समय मिनिस्टर थे उनको हराया था, तो इस तरह से उनका कद भी बड़ा हो जाता है। लेकिन इस बार वो फिर चुनाव हार गए हैं। इस बार वो चुनाव मैदान में हैं, सांसद बनने की दौड़ में शामिल हैं। लेकिन जिस तरह का प्रचार यहाँ पर देखने को मिला उसको लेकर ये लगने लगा है कि विकास उपाध्याय ने पहले ही अपने हथियार डाल दिए थे। तो छत्तीसगढ़ की एक ऐसी सीट है जिसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से एश्योर कर सकती हूँ कि ये सीट बीजेपी जीत रही है। अब बस जीत का अंतर कितना ज़्यादा होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब चर्चा करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण सीट पर, जहाँ पर यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो ताल ठोक रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ राजनांदगांव लोकसभा सीट की। यहाँ पर भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने संतोष पांडे पर अपना दांव लगाया है। जहाँ एक ओर संतोष पांडे स्थानीय नेता हैं, वहीं दूसरी ओर भूपेश बघेल बाहरी कहला रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनका जो क्षेत्र है वो रायपुर और दुर्ग है। अब ऐसे में भूपेश बघेल के सामने एक समस्या ये भी है कि वहां पर उनको अपने प्रचार के लिए जो लोकल कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आए। उसके बावजूद इस सीट को लेकर कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो भूपेश बघेल हैं वो कड़ी जो टक्कर है वो संतोष पांडे को देने वाले हैं, बीजेपी को देने वाले हैं। लेकिन एक और मुद्दा जो यहाँ पर हावी है वो है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर छत्तीसगढ़ में पहली बार कम्युनल दंगे हुए। कवर्धा इसी क्षेत्र में आता है और कम्युनल दंगों की आग में कवर्धा तब जला जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। तो बीजेपी जो है वो लगातार ये प्रचार कर रही है कि जब भी कांग्रेस की सरकार आती है इस तरह के कम्युनल दंगों को और एक समुदाय विशेष को वो इतने अधिकार दे देती है कि वो इस तरह के दंगे कराते हैं। तो ये जो मुद्दा है ये पिछले जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी हावी था और अब ये जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें भी हावी है। और बाहरी होने का मुद्दा तो भूपेश बघेल के सामने है ही, साथ ही ये वो क्षेत्र है जो 3 बार के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र है। डॉक्टर रमन सिंह यहीं से विधायक बनकर चुनकर आते हैं
और जब कांग्रेस ने 2018 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, तब भी जो रमन सिंह है, वो यहाँ से जीते थे। तो यकीनन ये क्षेत्र बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा है और ये कहा जा रहा था कि जो डॉक्टर रमन सिंह हैं, थोड़े नाराज़ हैं क्योंकि उनके बेटे को टिकट नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का जो ऊपरी नेतृत्व है, वो जिस तरह का आदेश करता है, हर किसी को उस आदेश का पालन करना होता है और जो डॉक्टर रमन सिंह है, वो भी उस जद से बाहर नहीं है, तो वो भी उस आदेश के तले आ गए और आखिरी-आखिरी तक ये चीज़ तय होने लगी कि जो पलड़ा है, वो बीजेपी की तरफ भारी है और इस सीट पर भूपेश बघेल को हार मिलने जा रही है। चलिए अब आते हैं दुर्ग लोकसभा की सीट पर, ये भी एक महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पर बीजेपी ने अपने पिछले जो सांसद थे, उनको रिपीट किया है। सिर्फ 2 स्थानों पर बीजेपी ने अपना सांसद रिपीट किया है, उसमें से एक स्थान दुर्ग भी है। दुर्ग में एक बार फिर से विजय बघेल बीजेपी के प्रत्याशी हैं और उनके सामने राजेंद्र साहू जो कि एक नया नाम है, वो खड़े हैं कांग्रेस की तरफ से और यहाँ पर भी पलड़ा जो है वो विजय बघेल का भारी है और अभी जो आकलन आया है उसके हिसाब से कम 1.5 लाख मतों के अंतर से विजय बघेल जीतने वाले हैं और ये अंतर और भी बढ़ सकता है। ये आप मानकर चल सकते हैं, ये हमारा आकलन है, लेकिन ये सीट भी बीजेपी बहुत आसानी से निकाल रही है। एक और महत्वपूर्ण सीट है कोरबा की। कोरबा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ज्योत्सना महंत पिछली बार कांग्रेस की सीट से जीतकर सांसद बनी थी। ज्योत्सना महंत चरणदास महंत की पत्नी हैं। चरणदास महंत पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष थे जब कांग्रेस की सरकार थी। उसके पहले वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता हैं। कोरबा जो क्षेत्र है वो उनका अपना क्षेत्र है, वहाँ पर उनकी अपनी बहुत अच्छी पकड़ है और यही कारण है कि कोरबा का चुनाव भी एक टफ चुनाव था, जहाँ पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देखने को मिली और शुरुआती जो रुझान आ रहे थे उसको देखकर लग रहा था कि ये सीट कांग्रेस निकाल सकती है। लेकिन यहाँ पर सरोज पांडे की तरफ से केंद्रीय नेताओं ने भी काफ़ी ज़ोर-शोर से मेहनत की है, काफ़ी दम लगाया है। जो स्थानीय नेता हैं उन्होंने भी काफ़ी दम लगाया है, बीजेपी की तरफ से काफ़ी प्रचार हुआ है। हालाँकि जो सरोज पांडे हैं वो कोरबा के लिए उसी तरह से बाहरी हैं, जैसे कि भूपेश बघेल बाहरी हैं राजनांदगांव के लिए। लेकिन उसके बावजूद चूँकि मोदी की लहर है, मातृवंदन योजना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है। एक तरह से यहाँ का मुकाबला कड़ा है, लेकिन आखिरी-आखिरी तक जो रिज़ल्ट देखने को मिल रहे हैं, उससे कहा जा सकता है कि पलड़ा जो है सरोज पांडे की तरफ थोड़ा-सा भारी है। लेकिन यहाँ पर चुनाव परिणाम थोड़े से चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो आकलन है वो यही कह रहा है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ से भी जो बीजेपी है, वो जीत दर्ज कर रही है। इसके बाद आते हैं अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट जांजगीर चांपा पर। जांजगीर चांपा से बीजेपी ने कमलेश जांगड़े को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी ओर शिव कुमार डहरिया जो कि पूर्व मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, उनको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। शिव कुमार डहरिया के लिए भी ये क्षेत्र नया है, वो नई जगह पर जाकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने भी वही दिक्कतें हैं जो भूपेश बघेल के सामने हैं। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ये दावा कर रही है कि ये सीट कांग्रेस निकाल सकती है क्योंकि जो अनुसूचित जाति खासकर जो सतनामी समाज है वो बीजेपी से नाराज है और इस नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ये दावा कर रही है कि जो सतनामी समाज के गुरु हैं वो उनकी तरफ हैं, जो गुरु का बेटा है वो उनके बीजेपी का विधायक है आरंग से और यही कारण है कि जो सतनामी समाज है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है और कमलेश जांगड़े चूंकि महिला हैं और अनुसूचित जाति से आती हैं, इसलिए उनकी जीत यहाँ पर तय मानी जा रही है। यहाँ पर मुकाबला कड़ा है, कांटे की टक्कर है, 50-50 वाला मामला था, लेकिन अब फिर से यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में झुकाव देखा जा सकता है। कारण सिर्फ वही है, स्थानीय जो लोग हैं, उनके लिए मोदी, कमल और उसके अलावा जो मातृवंदन योजना के तहत महिलाओं को ₹1000 महीना दे रही है बीजेपी और जो किसानों को किसान निधि मिली है, बोनस के पैसे मिले हैं, ये सारी चीज़ें मिलाकर बीजेपी के पक्ष में यहाँ पर जो मतदान है, वो होता दिखा है। अब देखना ये होगा हमारा आकलन सही निकलता है या कांग्रेस जो दावे कर रही है वो सही निकलती है। अब आते हैं बस्तर लोकसभा सीट पर। बस्तर में बीजेपी की तरफ से महेश कश्यप को उतारा गया है, वहीं दूसरी ओर कवासी लखमा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कवासी लखमा भी पिछले जो सरकार थी 2018 से 2023 तक कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में, उसमें मिनिस्टर रहे हैं और वो आबकारी मंत्री थे और इसके तहत उनके बहुत सारे बयान बहुत चर्चा में रहे थे और बीजेपी ने जो 2023 में विधानसभा चुनाव जीता है, उसका एक अहम मुद्दा था शराब जो नीति है, उसको जो सरकार है, उसने काफ़ी ऐसे कर दिया था कि घर-घर शराब
पहुँचने लगी थी, दुकानों में शराब मिलने लगी थी, लोगों को घर पहुँच सेवा मुहैया करवाई गई थी और इन सबका जो ठीकरा है, वो कवासी लखमा पर फूटा था। तो एक तरह से जो हार मिली है 2023 में विधानसभा में कांग्रेस को, उसका कहीं न कहीं इस विभाग को जो श्रेय है वो जाता है हरवाने का, और उसके मंत्री रहे हैं कवासी लखमा, तो आप इससे समझ सकते हैं कि जनता में किस हद तक नाराज़गी है। लेकिन उसके बावजूद बस्तर जो क्षेत्र है, कवासी लखमा का क्षेत्र है, तो कवासी लखमा यहाँ से काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे हैं। यहाँ पर चुनाव परिणाम कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन हमारा आकलन कहता है कि ये सीट भी बीजेपी के पक्ष में जा रही है। अब आते हैं बस्तर लोकसभा से लगे हुए लोकसभा कांकेर लोकसभा पर। कांकेर से भोजराज नाग को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सबके लिए नया नाम था। काफ़ी ज़मीन से जुड़ा हुआ नाम है ये, और जिस तरह से वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से वो लोगों से मिलते हैं, अपने आप को लोकल मानते हैं और काफ़ी हद तक वो लोकल हैं भी, क्योंकि जिस तरह की लोकल एक्टिविटीज़ होती है उसमें वो भाग लेते हैं। स्थानीय जन समुदाय का वो पूरी तरह से नेतृत्व करते हैं, इसीलिए बीजेपी ने इन पर अपना दाँव खेला है और यहाँ पर भी टक्कर जो है वो कांटे की है। भोजराज नाग के सामने कांग्रेस ने बीरेश ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ भी मुकाबला कांटे का कहा जा रहा है, लेकिन अगर हमारे आकलन की हम बात करें, जो आखिरी-आखिरी में मुकाबला जिस मोड़ पर पहुँचा है, उसके तहत हम कह सकते हैं कि ये सीट भी बीजेपी के पक्ष में जा रही है। अब आते हैं बिलासपुर लोकसभा पर। एक तरह से ये भी एक तरफ़ा मामला था बीजेपी के लिए, क्योंकि यहाँ से उन्होंने टोकन साहू, जो कि स्थानीय निवासी हैं, मुंगेली का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वहाँ से जुड़ा एक खास किस्सा है। मुंगेली से आने वाले प्रत्याशी ही बिलासपुर लोकसभा से जीत दर्ज करते हैं। इससे पहले भी पुन्नूलाल मोहले और बाकी जो दूसरे प्रत्याशी हैं, उनका कहीं न कहीं संबंध मुंगेली से रहा है। टोकन साहू का संबंध भी मुंगेली से है। इसलिए एक जो ये धारणा बनी हुई है, उस धारणा के तहत भी टोकन साहू जो है वो फिट बैठते हैं। साथ ही वो लोकल प्रत्याशी है वहाँ के, इसलिए भी फिट बैठते हैं। लोकल शब्द मैं बार-बार इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ से देवेंद्र कुमार यादव को उतारा है। देवेंद्र कुमार यादव भिलाई के विधायक रहे हैं। उनका जो क्षेत्र है वो दुर्ग भिलाई रहा है। ऐसे में उन्हें बिलासपुर भेजा गया है। एक तरह से वो भी बाहर ही हैं वहाँ के लिए, और यही कारण है कि चुनाव तो उन्होंने बहुत अच्छा लड़ा है, टक्कर भी बहुत अच्छी दी है, बहुत अच्छे से उन्होंने जो मैनेजमेंट है वो किया है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि वो लोकल नहीं थे, जो कार्यकर्ता हैं उनकी कमी उनके सामने भी नज़र आई, और वो कोई एक बड़ा नाम भी नहीं थे कि कार्यकर्ता एकजुट होकर उनके लिए काम करने लगे। वहाँ के कार्यकर्ताओं में नाराज़गी भी थी कि वहाँ के लोकल जो नेता हैं उनको क्यों नहीं मौका दिया गया, और यही कारण है कि ये जो सीट है इस पर भी बीजेपी जीत दर्ज कर रही है और कांग्रेस हार रही है अपने कारणों से। अब आते हैं सरगुजा लोकसभा सीट पर। सरगुजा से बीजेपी ने चिंतामणि महाराज को उतारा है। एक ऐसे महाराज हैं जो कि काफ़ी नामचीन हैं, उन पर दाँव लगाया है बीजेपी ने। वहीं उनके सामने कांग्रेस ने शशि सिंह को उतारा है, और यहाँ पर जो मुद्दे हैं, जो लोग प्रत्याशी हैं उनके जो मुद्दे हैं वो छोटे हो गए हैं। यहाँ पर जो पार्टियाँ हैं उनके मुद्दे काफ़ी बड़े हो गए हैं, और आपको बता दूँ कि इस क्षेत्र से बीजेपी जीत रही है, कोई प्रत्याशी नहीं जीत रहा है, बीजेपी की जीत तय है। जो विभिन्न योजनाएँ हैं मोदी सरकार की, चाहे वो मातृवंदन योजना हो, किसानों को पैसा देना हो, किसानों का बोनस हो, ये सारी योजनाएँ मिलकर यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी कर रही हैं। अब आते हैं रायगढ़ लोकसभा पर, आखिरी लोकसभा हमारी। यहाँ पर राधेश्याम राठिया पर बीजेपी ने दाँव खेला है, वहीं जो कांग्रेस की तरफ से मेनका सिंह हैं, यहाँ पर भी बीजेपी में सब कुछ नज़र आ रहा है, और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, नरेंद्र मोदी की जो योजनाएँ हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं। और आपको एक बात जो ख़ास है वो बता दूँ कि छत्तीसगढ़ के हर एक क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा काम कर रही है योजना, खासकर महिलाओं में, वो है मातृवंदन योजना, जिसके तहत महिलाओं को ₹1000 बीजेपी ने दिए हैं। लगभग 3 बार वो पैसे वहाँ पर दे चुकी है, और यही कारण है कि महिलाएँ तो महिलाएँ, पुरुष भी इस बात से खुश हैं कि उनकी महिलाओं के खातों में पैसे आ रहे हैं, और बीजेपी जो कहती है, वो करती है, और इसीलिए बीजेपी पर इस जो प्रदेश है, उसको भरोसा है। दर्श मीडिया का आकलन है कि 11-0 यहाँ पर जो आंकड़ा है वो रहने वाला है, 11 सीटें बीजेपी की तरफ जाने वाली हैं। आप इस 11 में 1 सीट या 2 सीट माइनस कर सकते हैं। मैं 1 सीट माइनस करूँगी अगर बहुत ज़्यादा मुझे करने का मौका मिला तो। हालाँकि जो मेरे आकलन है मैंने आपको बता दिया, 11 की 11 सीटों का है, लेकिन 1 सीट बीजेपी नहीं जीत पाएगी, वो सीट मेरे हिसाब से कोरबा की है। बाकी सारा आकलन आपके सामने है, और जहाँ तक मेरे आकलन और मेरी टीम के आकलन का आखिरी जो रिज़ल्ट है वो यही है कि 11 की 11 सीटें बीजेपी
छत्तीसगढ़ से जीत रही है और मोदी का जो सपना है कि वो इस बार 400 पार वाला जो सपना उन्होंने देखा है, उसमें 11 सीटों की आहुति छत्तीसगढ़ की तरफ से बीजेपी सरकार और बीजेपी के जो नेता हैं, वो देने वाले हैं। तो हमारा ये आकलन कैसा लगा? आप ज़रूर बताइएगा। 4 जून को आप ये आंकड़े लेकर बैठिएगा और मुझसे ज़रूर बात कीजिएगा कि आपने इस सीट पर यहाँ पर गलती की है या इस सीट पर यहाँ पर आपने आपका जो आकलन है वो सही निकला। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगी और आपका आकलन क्या है वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि जब अगला वीडियो मैं बनाऊँ तो आपके जो राय है उन राय को मैं इसमें शामिल कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।